औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सारे स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स। उम्मीद है कि आपने पुरानी पिछली मेरी वीडियोस जो अपलोड की थी ओरिएंटेशन और इसके बाद एक सेशन अभी अटेंड अपलोड किया था। हो सकता है कि शायद आपने देख ली, हो सकता है शायद अभी तक अपलोड ना हुई हो जब मैं ये डिस्कशन ले रहा हूँ। तो मुझे आप लोग जो है एज आई मेंशन इन प्रीवियसली स्लाइड कि आप लोग मुझे है ना इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह आप लोगों को कोर्स की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझ में आ रहा है। और जिस तरह मैंने पहले ही आप लोग को बताया था, थोड़ा सा ये वाला चैप्टर ड्राई चैप्टर है, हार्ड टू डाइजेस्ट है, ठीक है ना। ज़रा रमज़ान भी है, आप लोग रोज़े भी होंगे और तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इफ्तार के बाद या इसको देखिएगा, मतलब जब आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो, क्योंकि वजह ये है कि बोरियत होती है इस चीज़ को समझने में, पढ़ने में, कि एस अंडरस्टैंडिंग नॉर्मली ऐसे चैप्टर्स डोमेन की या ऑडिट्स या इस तरह के ज़रा थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो साथ-साथ में ज़रूर उसका भी स्टडी करिएगा, जो ऑफ़िशियल इसकी बुक है, उसको ज़रूर देखिएगा, ऑफ़िशियल गाइडलाइन भी ज़रूर देखिएगा और साथ-साथ में इसकी सपोर्टिंग मटेरियल को ज़रूर देखिएगा। और हो सकता है शायद आप लोग ने दूसरी भी वीडियोज़ अदर देन द डीजी पाकिस्तान के अलावा भी जो ट्रेनिंग्स अवेलेबल है या यूट्यूब पे वीडियोज़ है, उनको भी स्टडी किया। अगर नहीं किया है तो ज़रूर देखिएगा। इससे आपको फर्दर नॉलेज भी मिलेगी और आपको ज़रा कोर्स की डिटेल्स इन डेप्थ और भी अंदाज़ा होगा, ठीक है ना? अम, तो जनाब परस्यू करते हैं, इसको आगे की तरफ चलते हैं। कल हमने जो प्रीवियसली स्लाइड वीडियो में देखा था कि सीज़ा के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या है सीज़ा को किस तरह आगे परस्यू करना है, रिक्वायरमेंट स्किल सेट वगैरह क्या है, चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है ना? और एरिया डोमेन्स कौन-सा है जिसका ऊपर फ़ोकस करना है। अ, तो अब हम आज ये देख रहे हैं कि कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स है। इसागा के कुछ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स है, जिसकी वजह से ये सीज़ा को जो सीज़ा कोर्स है, उसकी एक्चुअल रिक्वायर या सीज़ा की सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि इसकी कोड ऑफ एथिक्स जो है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। क्योंकि इसाका की तरफ से एक कोड ऑफ एथिक्स प्रोफेशनल एथिक्स दिया जाता है, जिसको हर ऑडिटर अबाइड करेगा, उसको ऊपर अमल करेगा और उसको आगे परस्यू करेगा। अदरवाइज़ ये होता है कि अगर आप उस चीज़ को ऑडिटर तो बहुत सारे फाइनेंशियल ऑडिटर्स का या आप एक सिस्टम ऑडिटर्स अ, हर तरह के दोनों तरह के ऑडिटर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड के अंदर फ़र्क ये होता है कि सर्टिफाइड किसी स्टैंडर्ड को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, किसी रेफरेंस को फ़ॉलो कर रहे होते हैं और किसी फ्रेमवर्क को फ़ॉलो कर रहा होता है। जो कि नॉन सर्टिफाइड होते हैं, डेफिनिटली वो यूज़ तो कर रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी किस्म का ये नहीं होती, बाइंडिंग्स नहीं होती है कि वो एथिक्स को फ़ॉलो करें या ना करें। वो चूँकि सर्टिफाइड भी नहीं होते हैं, किसी मेंबर भी नहीं होते, किसी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होता है, तो इसलिए उनके ऊपर कोई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह नहीं होती है। ऑल्दो के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक एज अ बीइंग अ प्रोफेशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कुछ यहाँ पर एथिक्स डिफाइन किए हुए हैं, इसाका ने कुछ एथिक्स डिफाइन किए हुए हैं, जिसको ऑडिटर को चाहिए वो उसको फॉलो कर रहे हैं। जब आप ऑडिट कर रहे हैं जा रहे हो, जब आप ऑडिट के बारे में सोच रहे हो या आप ऑडिट के किसी असाइनमेंट को प्लान कर रहे हो, ठीक है ना? तो आपने एज़ अ ऑडिटर ये कुछ एथिक्स है, इनको फॉलो करना है, ज़हन में रखना है, ताकि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो सके, आपकी प्रोफेशनलिज़्म पर कोई बोल ना सके और आपके प्रोफेशनल को देख के जो आपके क्लाइंट है, कस्टमर है या आपके एम्प्लॉयर है या आपकी टीम है या आप के स्टेक होल्डर्स है, वो आपको एप्रिशिएट करें
कि प्रोफेशनल तरीके से इसने मेरे ऑडिट करा, इसने मुझे सपोर्ट करा, मेरे ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करा और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसने वैल्यू एडिट करा है अपनी ऑडिट की एक्टिविटी से। तो बेसिकली एम भी यही है कि आपने बिजनेस को सपोर्ट करना है, बिजनेस की ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करना है और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू एडिट करनी है। तो बेसिकली आपका ऑडिटर का एम भी यही है। ऑडिटर अपने कोई जाती मकसद और जाती इंटरेस्ट को लेके काम नहीं करता है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट को देख के वो काम किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो उनकी वीकनेसेस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको एक सही ट्रैक पे डालने के लिए और उसकी एक सही दुरुस्त सिम दिखाने के लिए ऑडिट कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो फॉर दैट पर्पस डेफिनेटली आप लोग अभी इस ऑडिट के काम में शायद हो सकता है बिल्कुल ही ना हो। मेरा एक अंदाजा है कि सिर्फ यहाँ पे जो कोर्स अटेंड कर रहे हो 10% लोग ऐसे होंगे जो ऑडिट फील्ड को जानते होंगे। हाउएवर जो प्रोफेशनल है उनका किसी ना किसी तरह से ताल्लुक होता है एज ऑडिटी। तो जाहिर बात है आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे थे, आपका ताल्लुक बनता है, ऑडिटर्स आते हैं, वो आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेटा ले रहे होते हैं, रिकॉर्ड रिव्यू कर रहे होते हैं, इंटरव्यूइंग कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से आप जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली एग्जामिंग जो कहते हैं करना, सारा ड्यू डिलिजेंस करना, ये ऑडिटर कर रहा होता है। आप किसी उसका पार्ट होता है इनडायरेक्टली, शायद आपको डायरेक्टली उस चीज को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन एज अ बीइंग ऑडिटी आप कहीं ना कहीं उसका पार्ट जरूर होता है। तो फॉर दैट पर्पस यहाँ हम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखी थी क्या थी कल, और हमने उसके स्किल्स देखे थे कि क्या थे। आज हम एथिक्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड इनकरेज कंप्लायंस विद एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड procedure for the effective governance and management of enterprise information system and technology including audit, control, security and risk। ये मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा। बेसिकली इसके अंदर क्या कह रहा है वो कि आपकी जो एथिक्स में है कि आप जो ऑडिटर होगा वो सपोर्ट कर रहा होगा, इनकरेज कर रहा होगा कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट को, ठीक है ना, स्टैंडर्ड को, प्रोसीजर्स को इनकरेज कर रहा होगा, उसको सपोर्ट कर रहा होगा, जितने भी फॉर द इफेक्टिव गवर्नेंस और मैनेजमेंट के लिए जो कि आपका इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें आपके कंट्रोल्स है, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये तीन चीजें जरूर ध्यान में रखेगा, इंक्लूडिंग ऑडिट, कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। चारों पार्ट जो है ना आपके, बेसिकली आपने जब सिक्योरिटी की डिस्कशन होती है या रिस्क मैनेजमेंट की होती है या ऑडिट कंट्रोल्स की होती है, तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें आपने जरूर याद रखनी है। बेसिकली क्या था यहाँ पर कि सपोर्ट कर रहा होगा, इनकरेज कर रहा होगा, उसको फर्दर बता रहा होगा कि स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स जो भी यूज होते हैं इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली इन चीजों को जरा ध्यान में रखिएगा कि ऑडिटर के एथिक्स को आपने सबसे पहले कि किसी भी नॉन स्टैंडर्ड, नॉन प्रोसीजर्स और ऐसे काम को आपने सपोर्ट नहीं करना है कि जो कि किसी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी जगह लिखा हुआ नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। आपने अपनी तरफ से ये नहीं कि किसी ने कहा कि हमने ये चीजें बनाई हुई है, या आपने किसी ऐसे काम को सपोर्ट करना है जिसका कोई सिरे से वजूद ना हो या कोई इललेजिटिमेट हो, जो कि आपको गैर कानूनी काम हो, या कोई ऐसा स्टैंडर्ड हो जिसके बारे में डाउट्स हो, या ऐसा स्टैंडर्ड हो जो कि डिस्प्यूटेड हो, ठीक है ना। आपने कोई ऐसा प्रोसीजर को नहीं वैल्यूएट करना है या उसको एज अ रेफरेंस नहीं यूज करना है, ठीक है ना। परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद ऑब्जेक्टिवली, ठीक है ना, ड्यूटीज एंड प्रोफेशनल केयर, ठीक है ना। मतलब आपने अपनी ड्यूटी जो बगैर किसी इन्फ्लुएंस के करनी है और बिल्कुल एज अ इन्वेस्टिगेटर या प्रोफेशनल तरीके से करनी है, और जो स्टैंडर्ड्स प्रोफेशनल्स के होते हैं उसी तरह परफॉर्म करनी है। ये नहीं कि आपने कहना है कि है ना मेरा कस्टमर खुश हो जाए। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं ऐसे थर्ड पार्टी या न्यूट्रल, तो आप कस्टमर को खुशी के लिए नहीं, या आप अपना इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिट कर रहे हैं, ये नहीं कि मेरे बॉस खुश हो या मेरे
मैनेजर खुश हो या मेरे क्रॉस फंक्शन जो कि दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्रॉस फंक्शन के लोग खुश हो जाए मुझसे और मेरी तारीफ करे, वाह ऑडिट क्या, और कोई चीज नहीं निकाली। लेकिन आपने बगैर किसी इन्फ्लुएंस के उसने कह दिया कि आप जो है किसी आप किसी डिपार्टमेंट का CIO कह रहा है आपको कि आपने ऑडिट में ख्याल रखना हमारा। तो ऐसा ना हो कि आपने बोला कि यार ये बड़ा आदमी कह रहा है कोई ख्याल रखना, तो आपने ऑडिट में चीजें ही आइडेंटिफाई नहीं की, उससे इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा काम कोई नहीं करना। आपने अपना काम बिल्कुल दयानतदारी से करना है। आपने चीजें उसी तरह आइडेंटिफाई करनी है जो कि वहां पर मेंशन है, और उसी तरह लेके चलना है जिस तरह वहां पर मौजूद है, ठीक है ना। उसके बारे में आपने अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आपने स्टैंडर्ड को देखना है, स्टैंडर्ड क्या कहता है और गाइडलाइन क्या कहती है, फ्रेमवर्क क्या कह रहा है, ठीक है ना। इन चीजों को आपने देखना है। आपने ऑडिटी की बात नहीं मानी हो, कहना कि ठीक है ये हमारा अपना इंटरनल मामला है। आपने उस इंटरनल मामले की बात नहीं सुननी, आपने स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। आपने उनको बताना है जब आपने एविडेंस कलेक्ट करना है, जब आपने उसको एनालाइज करना है, जब आपने उसको इंट्रोगेट करना है, देखना है, अपनी जजमेंट डालनी है उसके अंदर, ठीक है ना। ये ऑडिटर की जजमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जजमेंट किस तरह दे रहा है, ठीक है ना। और उस जजमेंट पर उसको ऑर्गेनाइजेशन को कितनी सपोर्ट मिलेगी। तो अगर फेयरनेस होगी आपके अंदर और आपके अंदर दयानतदारी से आप अगर वो काम कर रहे होंगे, तो आपकी जजमेंट भी उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट में आएगी, ठीक है ना। और उस जजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है ना, जब ऑडिट रिपोर्ट बनती है, हम आगे डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन ऑडिटर की आती है। तो बेस्ड ऑन मुख्तलिफ डेटा कलेक्शन करके जब आप ऑडिट के ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, तो इसमें आपको नेक दयानतदारी के साथ और अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ वो काम करना है, ठीक है ना। सर्व, आगे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, सर्व इन इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर इन लॉफुल मैनर, ठीक है ना, while maintaining high standard of conduct and character and not discrediting their professional और द एसोसिएशन, ठीक है ना। इसके अंदर ये कह रहा है कि आपने जो काम करना है सर्व इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर इन अ लॉफुल, ऐसा कोई काम नहीं करना है कि आपने स्टेक होल्डर का कोई गैर कानूनी कोई इंटरेस्ट हो उसके अंदर, ठीक है ना। कानूनी तौर पर आपने उस स्टेक होल्डर जो आपके कस्टमर है या आपके इंटरनल डिपार्टमेंट से, स्टेक होल्डर की डेफिनेशन जाहिर बात है कुछ अगर ऐसे है हमारे साथ लोग जिनको स्टेक होल्डर से मुराद वो लोग हैं जो आपके कस्टमर हैं, जो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं, या आपकी क्रॉस फंक्शन डिपार्टमेंट जिनका आप ऑडिट करने जा रहे हैं साहब। आप एक गवर्नेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है और पार्ट है, और आपने ऑडिट करना है IT का, तो IT आपका स्टेक होल्डर है, ठीक है ना। तो आपने कोई सी ऐसे चीज को नहीं सपोर्ट करनी है, आपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है और आपने अपनी पूरी प्रोफेशनल ध्यानदारी के साथ करना है। मेंटेन द प्राइवेसी एंड confidentiality of information obtained in the course of their activities unless disclosure is required by legal authority। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है, ठीक है ना। आपने उसके अंदर जो है ना किसी किस्म का अमानत में खयानत नहीं करना है। एक कॉन्फिडेंशियल डेटा अगर ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास पड़ा हुआ है, डेफिनेटली बहुत से ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने जा रहे हैं, बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, टेलीकॉम का ऑडिट कर रहे हैं, तो वहां पर जितने भी कस्टमर का डेटा है वो आपके पास आ रहा है, आपकी नजरों से जा रहा है, एम्प्लॉय का डेटा आ रहा है, एम्प्लॉय का सैलरी आ रहा है, ठीक है ना, एम्प्लॉय की प्राइवेट चीज आ रही है, हेल्थ का करने जा रहा है, स्पेशली जब आप किसी हॉस्पिटल का या किसी इस तरह की सर्विसेज का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो आपके पास पूरी पेशेंट्स का डेटा आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने उनकी मेंटेन रखना है प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने लेकर वो डेटा बाहर बांट देना है, और आपने लोगों को ब्लैकमेल करने लग जाना है कल को, और आपने उसको गलत मिसयूज करना है, ठीक है ना। और कोशिश करनी है अगर आपके पास ना भी आप मिसयूज कर रहे हो, लेकिन उसकी हिफाजत आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि कल को कोई आपका डेटा लीक ना हो जाए, आपको आपके जरिए कोई ऐसी चीज ना, तो हमेशा उसको आपने मेंटेन रखना है, ठीक है ना।
ये एक प्रोफेशनल एथिक्स है। अब बल्कि ये एथिक्स क्या है, ये तो ऑडिटर की है, बल्कि हमारे ऐसा प्रोफेशनल जो भी आप काम कर रहे हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो एज अ एथिक्स है जिसको हम कहते हैं अमानत में खयानत नहीं करना, ठीक है ना। तो जो आपके पास अमानत दी जा रही है उसको आपने मेंटेन रखना है अपने पास, ठीक है ना। सच इन्फॉर्मेशन शैल नॉट बी यूज फॉर पर्सनल बेनिफिट, ठीक है ना, और रिलीज टू इनअप्रोप्रिएट पार्टी, ठीक है ना। कहीं अपने लिए कोई फायदे के लिए चीज नहीं है। और इसमें हाँ, अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने कोई डेटा को कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना है, कोई डेटा को इन एजेंसीज के साथ देना है, तो वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। आप किसी ऐसे ऑडिट के अंदर जा रहे हैं, किसी ऐसी इन्वेस्टिगेशन में जा रहे हैं जहाँ वो डेटा आपको देना जरूरी है, तो आप वहां पर उनको दे सकते हैं, ठीक है ना। और वो भी जाहिर बात है आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑलरेडी होता है आपके साथ भी, आपके कस्टमर ने आपके साथ एनडीए साइन किया होगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एनडीए, जिसमें आप एथिकली और कॉन्ट्रेक्चुअली बाइंड होते हैं कि आपने डेटा किसी को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना। और डेटा किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अगर आपने शेयर करना है, डिस्क्लोज करना है, इवन कि वो दो सिनेरियो जो मैंने आपको बताया है, क्या कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना है, एजेंसीज को देना है, तो वो आपने उनके परमिशन के साथ देना है, ठीक है ना। अपने कस्टमर के साथ, अपने स्टेक होल्डर के परमिशन के साथ देना है। मेंटेन competency in their respective field and agree to undertake only those activities they can responsibly expect to complete with the necessary skill, knowledge and competence, ठीक है ना। आपने अपनी कॉम्पिटेंसी को मेंटेन रखना है आपके रिस्पेक्टिव जगह पर। मतलब जाहिर बात है कॉम्पिटेंसी आपकी उसी टाइम आती है और जब आप उस चीज को पर ऑडिट करने जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको बिल्कुल उस चीज का, जिस फील्ड का ऑडिट करने जा रहा है आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके साथ ऐसी असाइनमेंट आती है, आप उसको ऑलरेडी पहले स्टडी करें, उसके बारे में नो हाउल है, उसके अंदर आप कॉम्पिटेंसी डेवलप करें और फिर उसके ऑडिट करें। क्योंकि ऑडिट के अंदर बाज दफा आपको एज अ बीइंग ऑडिटर ऐसी असाइनमेंट मिलती है, डेफिनेटली आप सारे सिस्टम के बारे में नहीं पहले से जानते होंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक टेक्निकल नो हाउ होती है, बट अगेन फॉर दैट पर्पस अगर आप किसी ऐसे सिस्टम का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी, पहले स्टडी करना पड़ेगा उस सिस्टम को, उस सिस्टम के वेयर अबाउट्स लेने पड़ेंगे, और उस सिस्टम के आगे आपको अपने नॉलेज नाश करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपने मेंटेन करना है उस चीज का। इन्फॉर्म अप्रोप्रिएट पार्टीज ऑफ द रिजल्ट ऑफ वर्क परफॉर्म इंक्लूडिंग द डिस्क्लोजर ऑफ ऑल significant facts known up to them that if not disclosed may distort the reporting of the result। इसका मतलब है कि आपने जो पार्टीज है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको आपने अपडेट करना है जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है, ठीक है ना, उसके रिजल्ट्स क्या है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द डिस्क्लोजर ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट फैक्ट्स, ठीक है ना। जितने भी आपने वहां से डेटा इकट्ठा किया, जो आपके सामने ऑब्जर्वेशन आए, जो चीज आपने एक मुशाहिदा किया, ठीक है ना, देखा, तो आपने उनको बताना है, ठीक है ना। अगर आप नहीं बताएंगे मे डिस्ट्रॉट द रिपोर्टिंग ऑफ द रिकॉर्ड, वो फिर आपकी डाउट बन जाएंगे कि आपने अपनी राय कायम कर दी, लेकिन किस वजह से कायम की। आपने मुतमईन करना है उस स्टेक होल्डर को कि देखिए सर कि मैंने आपका ऑडिट किया सिस्टम का, मुझे ये चीज, मैंने उनसे ये मांगा, मुझे ये डेटा की रिक्वेस्ट करी, मैंने ये रिव्यू करा इस तरह, और इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका डेटा इनकम्प्लीट है, डेटा की इंटेग्रिटी नहीं है, डेटा के अंदर चेंजेस आता रहा है, डेटा आपने टाइमली उसके अंदर अपडेट नहीं किया, और ये चीज मिस्टेक्स है आपके डेटा के अंदर, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने आइडेंटिफाई करनी है, और अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो इसका मतलब, जब आप रिपोर्ट लिख रहे होंगे तो इसका मतलब कोई चीज हाइड कर रहे, छुपा रहे, जो कि एक प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है, ठीक है ना। सपोर्ट द प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ स्टेक होल्डर इन enhancing their understanding of the governance and management of enterprise, ठीक है ना। आपने अपने स्टेक होल्डर को एजुकेट भी करना है, ठीक है ना, बताना भी है, क्योंकि जाहिर बात है जब आप ऑडिट, मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था शायद, कि है ना, बहुत से लोग ऑडिटर को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए वो बाले जान होते हैं, और या उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक बन सकते हैं। ऑल्दो कि वो ऑडिटर का तो इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन कुछ ऑडिट ऐसे होते हैं जहां से आपने उनके चीजें डिस्क्लोज कर दी, मैनेजमेंट को बता दी, तो यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे यहाँ पर लोकल एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लोग जो है ना
उस चीज को जो काम कर रहे होते हैं उसको वो समझते हैं कि वो उनकी अपनी जागीर बन जाती है, ठीक है ना, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, जागीर, या वो उसके अपने समझते हैं कि ये चीज के हम मालिक है, ओनर है, बन गए। तो वो फिर अपना डेटा डिस्क्लोज नहीं कर रहे होते, अपना वे ऑफ वर्किंग बता नहीं रहे होते हैं, छुपा रहे होते हैं, हाइड कर रहे होते हैं, और ऑडिटर से ज्यादा कर रहे होते हैं कि अगर उनको पता चल जाएगा तो मेरी बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज हो जाएगी, मुझे जो है ना बहुत सारा यहाँ पर वो चैलेंज कर देगा मुझे ऑडिटर, और जो मेरी काफी चीजें जो मेरे मैनेजमेंट को नहीं पता थी एट द टाइम, वो मैनेजमेंट के सामने आ जाएगी, और इस तरह मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। उनको पता चल जाएगा ये बंदा जो है किस तरह चीजों को आगे पीछे करता रहा है, किस तरह नंबर्स को हाइड करता रहा है, नंबर्स के अंदर ऑल्टरेशन करता रहा है, मतलब रिपोर्टिंग जो मैनेजमेंट को जाती है उसके अंदर किस तरह चेंजेस करता रहा है, किस तरह आगे पीछे करता रहा है, और मैनेजमेंट को सही पिक्चर नहीं देता रहा है, ठीक है ना। अगर मैनेजमेंट ने इसको, लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके लैपटॉप समझने के लिए है कि मैं अपने लैपटॉप का ओनर हूँ, मैं देखता हूँ कि है ना मेरे लैपटॉप पर विंडोज के सिक्योरिटी पैचेस कितने इंस्टॉल है, ठीक है ना। तो मैंने, मेरे मैनेजर पूछता, हाँ भाई आप बताएं साद आपने कितने मंथ के अंदर पैच इंस्टॉल किए, मैं कहूँगा 4 5, इस तरह की मैं जवाब दूंगा, तो मुझे कहेगा गुड, वेरी गुड। लेकिन जब ऑडिटर आकर ऑडिट करेगा तो देखेगा तो इसने तो 2 पैच भी या 1 पैच भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो वो डेफिनेटली नॉन कंप्लाइंस हो जाएगी मेरे लिए। और अगर तो ये मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, इस तरह बहुत से एग्जांपल है कि यूजर आईडी, यूजर मिस यूज राइट्स की ऑथराइजेशन क्रेप, प्रिविलेज एक्सेस के इश्यूज, ये वो बहुत सारे इश्यूज है जो कि ऑडिटर हाईलाइट करता है, और जिस पर कस्टोडियन जो होता है, कस्टोडियन वो होता है जो कि सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है, चला रहा होता है, ओनर वो होता है जिसका डेटा पड़ा होता है। ये ज़हन में रखिएगा, ये आगे हम डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि बाय द टाइम चीजें जो डिस्कशन में आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट भी कर ले, ये एग्जाम के अंदर इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है। सवाल आपको अगर सॉल्व करना है तो कॉन्सेप्ट से मतलब कि ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ऑडिटर कस्टोडियन कौन है, ओनर कौन है, ठीक है ना। और इसी तरह ये चीजें आगे मूव होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पर एथिक्स को हमने देखा चीजें, और इसको ऊपर जरा ख्याल रखिएगा, रिव्यू करेगा एथिक्स को। ये मैंने बहुत ही आपको बेसिक्स की जो एथिक्स थी वो बता दिए, डिटेल आपको फर्दर बुक से मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही है। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, और रमजान में दुआओं को बहुत बहुत अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम टॉपिक्स का मिलते हैं, तो इंतजार करिएगा।